ऑलराइट, तो कहाँ तक कर चुके थे हम लोग यहाँ तक कर चुके थे, पोल्यूशन से करना था, ठीक है। तो आई थिंक दिस पेज इज़ गेटिंग रिपीटेड। पोल्यूशन, हाँ ये पेज रिपीट हो गया है। तो राइट, सो यहाँ से करते हैं। अब ये देखो ये कि द वाटर बॉडी हैविंग हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिस वाटर बॉडी में हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, दैट मीन्स that actually suggests that that water body is being contaminated by the sewage या any other organic pollution. So the water pollution in a river is determined by measuring the dissolved amount of oxygen. अगर ऑक्सीजन, dissolved oxygen कम हो जाएगा किसी river में, it is indicative of pollution and mostly organic pollution. Now with reference to eutrophication, the following statements are correct. It is a phenomenon of nutrient enrichment of a water body. कहने को nutrient enrichment होता है, but this is enrichment for the living organisms present in the water body, because उनको खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट मिल जाता है, जो कि उनके लिए एक प्रकार से खाना है, ऑर्गेनिक फूड है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको एनरिचमेंट बोलते हैं। बट एक्चुअली द मोर द न्यूट्रिएंट enrichment of any water body, the more biological oxygen demand will be there and lesser dissolved oxygen will be found. So यूट्रोफिकेशन होगा, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट तो हो जाएगा, बट न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होगा तो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है दैट विल कम डाउन एंड it depletes the dissolved oxygen in the water. Okay, now bioremediation, it means elimination of toxic pollutant from the environment by living microorganisms. So that is called bioremediation. अब इसका एक एग्जांपल आगे हम देखेंगे। एक बैक्टीरिया होता है क्या नाम था, ओलीफोरस, जिसको हम लोग ऑयल जैपर भी बोलते हैं पॉपुलरली, ठीक है, जो ऑयल स्पिल्स को साफ़ कर देता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ बायोरिमीडिएशन। आगे आएगा, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पोल्यूशन प्रॉब्लम्स द एडवांटेजेस ऑफ बायोरिमीडिएशन टेक्निक। तो इसका एडवांटेज है कि इट इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग अप ऑफ पोल्यूशन by enhancing the same biodegradation process that occurs in the nature. Basically ये जो बायोरिमीडिएशन है, इट इज़ नथिंग न्यू, राइट। इट इज़ जस्ट जो बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस होता है उसी को ये और फास्ट या एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है। वैसे भी तुम किसी जैसे कोई जानवर मर जाता है, वो पड़ा रहता है, तो धीरे धीरे उसको स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। सो दैट इज़ इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट एवरीथिंग डेकेज in the nature, right? Via what? Via the biodegradation process. So ये तो होना ही है, बट बायोरिमीडिएशन क्या करता है, उसको बस एनहेंस कर देता है और एम्पलीफाई कर देता है प्रोसेस को। सो एंड दैट वे pollution actually gets cleaned up faster. Now genetic engineering can be used to create microorganisms specifically designed for bioremediation, जो कि मैंने ऊपर ये ऑयल जैपर बताया था। दिस इज़ एक्चुअली अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो कि स्पेशली जिसको तैयार किया गया है टू क्लीन द ऑयल स्पिल्स। तो वो जो बैक्टीरिया हैं दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर्ड इन द लैब। नाउ सल्फर डाइऑक्साइड ये वाटर पोल्यूटेंट नहीं है, ये एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन विद आर्सेनिक इज़ मैक्सिमम इन वेस्ट बंगाल। हाँ, तो ये एक तरह से हम मान सकते हैं कि झारखंड में एक जगह है गिरिडीह, ठीक है, गिरिडीह से लेके वेस्ट बंगाल में भी एक जगह है, उसका नाम तो अभी याद नहीं आ रहा है। उसको हम एक्वेटिक डेजर्ट बोलते हैं एक, ठीक है। इतना वो पोल्यूटेड हो गया है, पोल्यूटेड विद आर्सेनिक, ठीक है। अमंग बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड भूटान द फॉलोइंग कंट्री हैव नेचुरल आर्सेनिक वाटर कंटेमिनेशन। तो वही है, बांग्लादेश साइड तुम्हारा पानी में आर्सेनिक कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा है। नाउ शर्नोबिल इंसिडेंट, ये जो हुआ था यूक्रेन में, दैट वाज अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट। देन बायोडिग्रेडेबल्स, क्या सीवेज एक बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है? येस। द मोस्ट टॉक्सिक मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, तो लेड होता है। लेड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से जो सबसे खतरनाक मेटालिक पोल्यूटेंट निकलता है दैट इज़ लेड, ठीक है। Now, according to the World Air Quality Report released by IQ Air in March 2023, the most polluted city of India in 2022 that was Bhiwandi. But ये जो है पुराना हो गया है। देखा जाए तो वैसे न्यू दिल्ली आई थिंक
वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी हो गया था, स्पेशली इन द आफ्टर मैथ ऑफ दिवाली, ठीक है। और फर्स्ट मतलब मोस्ट पोल्यूटेड मेरे ख्याल से लाहौर था, ठीक है। एंड दिस इज़ 2024 का हम बता रहे हैं, अप्रोचिंग द विंटर मंथ्स ऑफ 2024। उस वक्त का ये हालात था कि लाहौर वॉज द मोस्ट पोल्यूटेड, फॉलोड बाय न्यू दिल्ली। अकॉर्डिंग टू द report released by Greenpeace India in January 2020, among 287 Indian cities, the most polluted city was Jharia. Now this is the old report, ठीक है। एक पुरानी रिपोर्ट है ग्रीन पीस इंडिया के द्वारा निकाली गई थी। 287 इंडियन शहरों में से झरिया was the most polluted city by Greenpeace India, ठीक है। Then the seasonal factor responsible for the intense cold northern India in January 2012। अब ये लानीना है, तो लानीना से क्या होता है कि इंटेंस कोल्ड पड़ता है, इंटेंस कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया, तो यू कैन सॉर्ट ऑफ कनेक्ट दैट विद लानीना फिनोमिनन, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ही रट लो कि जब लानीना होगा, ठीक है, तो फिर नॉर्थ इंडिया में क्या होएगा, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी इंटेंस कोल्ड आएगा, ठीक है, इंटेंस कोल्ड वेव्स। और इसका उल्टा होता है, मतलब एल नीनो आता है तो सूखा वूखा पड़ जाता है। तो बता रहा है कि जनवरी 2012 में ये हुआ था। नाउ द फॉलोइंग रिवर इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल डेजर्ट। ये वही चीज़ है जो मैं यहाँ बता रहा था। ऊपर मैंने बताया था कि वेस्ट बंगाल में जो आर्सेनिक पोल्यूशन है, स्पेशली ये देखो, द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन विद आर्सेनिक इज़ मैक्सिमम इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश एज वेल। सो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये बायोलॉजिकल डेजर्ट बोला जा रहा है। कौन सी नदी में आर्सेनिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो ये दामोदर है, ठीक है। नाउ दिस इज़ यूज्ड एज एन अडल्ट्रेंट ऑफ मस्टर्ड सीड, तो ये आर्जिमोन सीड हमको पता है। नाउ देयर इज़ अ ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबीड्स दैट आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। अब माइक्रोबीड्स दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मरीन इकोसिस्टम, ठीक है। माइक्रोबीड्स सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं मरीन इकोसिस्टम को। द फॉलोइंग इज़ नोन फॉर क्लीनिंग अ पोल्यूटेड एनवायरनमेंट। अब ये बड़ा ही जेनरिक सा सवाल है। तो रेनफॉल हो जाती है तो क्योंकि वो फ्रेश वाटर ले आती है, तो पोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड MOU बिटवीन इंडिया एंड SACEP फॉर कोऑपरेशन ऑन ऑयल एंड केमिकल पोल्यूशन इन द साउथ एशियन सी रीजन। सो SACEP का फुल फॉर्म पूछ रहा है। सो साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। SACEP का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशिया, ठीक है। ये तो आसान हो गया, साउथ एशिया, फिर कोऑपरेटिव, साउथ एशिया कोऑपरेटिव, देन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब ये किसकी नकल उतार रहा है, कैन यू गेस? ये UNEP की नकल उतार रहा है। जैसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है, वैसे ही साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये इंडिया ने साइन किया है एक MOU बिटवीन इंडिया एंड SACEP फॉर कोऑपरेशन ऑन ऑयल एंड केमिकल पोल्यूशन इन द साउथ एशियन सी रीजन। तो इसका फुल फॉर्म पूछा था। नाउ देयर इज़ अ कंसर्न ओवर द इंक्रीज इन द हार्मफुल algal blooms in the sea waters of India. The causative factors for this phenomenon could be discharge of nutrients from the estuaries. हाँ, सही बात है। Runoff from the land during the monsoon and upwelling in the seas. देखो, जब भी न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो जाता है वाटर बॉडीज़ का, तो एल्गल बूम हो जाता है, ये ध्यान रखना। और न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होता है अपवेलिंग ऑफ द सीज से। अगर रन ऑफ फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग द मानसून, तो काफ़ी ऑर्गेनिक वेस्ट लेके आता है पानी। और डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एस्चुरीज। एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, the following statement is correct. The rules provide for exact and elaborate criteria for the identification of sites for landfills and waste processing facilities. तो ये काफ़ी एग्जैक्ट और कोडिफाइड वे में लिखा हुआ है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 काफ़ी एग्जैक्ट और एलाबोरेट क्राइटेरिया दिया हुआ है कि एक लैंडफिल मतलब एक लैंडफिल किस जगह पे बनेगा, कितने एरिया में बनेगा, उसमें कितना डंप कर सकते हो, ये सब कुछ बहुत ही एग्जैक्ट और एलाबोरेट तरीके से लिखा हुआ है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। ये इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इसको मेंस में मतलब डिस्क्रिप्टिव आंसर में लिखने से अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि ये काफ़ी मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंडफिल एंड द प्रोसेसिंग, वेस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक्स क्या उसमें होनी चाहिए, ये सब बहुत ही एग्जैक्टली
लिखा हुआ है इसमें. नाउ एशियन ब्राउन क्लाउड, व्हाट इज़ दैट, वॉज मेनली स्प्रेड ओवर साउथ एशिया. एशियन ब्राउन क्लाउड 2002, ये क्या है ये? लेट मी फाइंड आउट. एशियन ब्राउन क्लाउड, सो इट वॉज आई थिंक अ वेदर फिनोमिनन. एंड ये कब हुआ था? So Asian brown cloud, ABC in short, a layer of air pollution that covers parts of Asia and the Indian Ocean. ABC was observed in 1999 during the Indian Ocean experiment and was studied further in 2002. तो ये क्या होता है? So ABC is a layer of toxic air pollution that appears brown from an aircraft. It's made up of aerosols like soot and dust from burning fossil fuels and biomass. It's also known as Indian Ocean brown cloud. ठीक है. So this is also called as Indian Ocean brown cloud. ठीक है. एशियन ब्राउन क्लाउड, ये बेसिकली एयर पोल्यूशन से एक ब्राउन कलर की परत जम गई थी इंडियन ओशन के ऊपर, उसी को ये बता रहे हैं एशियन ब्राउन क्लाउड 2002. और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज़ ऑफ सिरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इन द स्ट्रेटोस्फेयर. तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ये काम किया जाता है. ठीक है. क्योंकि क्लाउड थिनिंग टेक्निक, जब क्लाउड नहीं होंगे या क्लाउड पतले हो जाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होएगा, उससे जो अर्थ विल, मतलब एटमॉस्फेयर में अगर पोल्यूशन कम होता है, बाय विच आई मीन क्लाउड्स कम होते हैं, तो फिर जो सन्स रेज आती हैं अर्थ से टकराती हैं, वो टकरा के रिफ्लेक्ट होके आराम से बाहर आउटर एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं. अगर नहीं जा पाती तो ट्रैप्ड रह जाती अर्थ एटमॉस्फेयर में बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द क्लाउड्स, और फिर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देती. तो इसीलिए सिरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं बाय इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल्स इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन आर मेंशन्ड. तो पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन, दीज टू आर वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज. ठीक है. प्लाज्मा गैसिफिकेशन एंड पायरोलिसिस, these two are waste to energy technologies. Now during winter, air pollution in Delhi reaches to the maximum level. Combustion process in motor vehicles increases during winter. ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये सही है. Now cigarette smoke contains carbon monoxide. देखो बेंजीन, ये तो पता है सबको, ये याद कर लो, बेंजीन होता है उसमें. Now lead ingested or inhaled is a health hazard. After the addition of lead to petrol has been banned, these are still the sources of lead poisoning. So smelting units होती हैं जो बेसिकली आयरन और से बेसिकली मेटल को रिफाइन करके निकाला जाता है, दैट इज स्मेल्टिंग यूनिट. और पेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी लेड पॉइजनिंग हो सकती है. ठीक है. बाकी फ्यूल में तो होता ही है, अब कम हो गया है. नाउ एस्बेस्टॉस टेस्ट, ये लंग को अफेक्ट करता है. लेड ये ब्रेन को अफेक्ट करता है. एंड मर्क्यूरी ये स्टमक को अफेक्ट करता है. एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ये ब्लड स्ट्रीम को अफेक्ट करता है. तो इसमें देखो, एस्बेस्टॉस से होने वाली एक डिज़ीज़ हमको जहाँ तक याद आ रहा है, उसका नाम क्या था? उसका नाम ऐसे न्यूमोकोनियोसिस करके था कोई. ठीक है. न्यूमोकोनियोसिस. और लेड जो है ना, ये नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स करता है, तो ब्रेन से आप कनेक्ट कर सकते हो. मर्क्यूरी ये चूँकि मिनामाटा में हमने पढ़ चुके हैं कि ये स्टमक पॉइजनिंग या स्टमक को, डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा इफेक्ट करता है. कार्बन मोनोऑक्साइड तो ब्लड में ऑक्सीजन को नहीं चिपकने देता है. ठीक है. अब इसके अलावा फिर ये है, जैसे अब कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कहाँ गया. देखो, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गया, सॉइल पार्टिकल्स हो गए, और लेड. तो लेड जो है ना, ये हमने बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन कह लो. ठीक है. ये ब्रेन को इफेक्ट करता है, तो ये आसान हो गया. फिर अब कार्बन मोनोऑक्साइड ये अफेक्ट करता है लीवर एंड किडनी, बिकॉज इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है ब्लड से. ठीक है. बाकी सॉइल पार्टिकल्स तो ये बस सांस लेने में दिक्कत होगी. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से कैंसर हो जाएगा. ठीक है. तो नाइट्रोजनस एयर पोल्यूशन से कैंसर हो जाता है. ठीक. सम इम्पॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड बाय द स्टील इंडस्ट्री, तो सब आ जाएगा इसमें. और क्या, सल्फ़र हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गया, सल्फ़र के ऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया. द फॉलोइंग कंट्रीज सफ़र फ्रॉम एसिड रेन्स. ये देखो, नॉर्वे है ना, इसको याद रखो, ये सबसे ज़्यादा सफ़र करता है एसिड रेन से. और कनाडा भी चाहो तो कर लो. नाउ
ये क्या है, द एमिशन या एमिशंस फ्रॉम कोल कंबशन इन थर्मल पावर प्लांट्स। अब यहाँ भी मोस्टली सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, सल्फ़र हो गया, नाइट्रोजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल जाएगा, ये भी निकलता ही होगा ट्रेसेस अमाउंट्स में, ठीक है। फिर एसिड रेन के लिए ये ज़िम्मेदार है, फोटो केमिकल स्मॉग के लिए ये वैसे हमने पढ़ा था पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, बट अभी हम देखते हैं और देख लें ऑप्शंस। तो अब ये क्या है, कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन, तो ये तो इसमें जाएगा, ठीक है, और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इससे होता है, ठीक है। तो फिर ये बचा फोटोकेमिकल स्मॉग, और फोटोकेमिकल स्मॉग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनता है, तो ये भी याद करने वाली बात हो गई, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स से फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। उसके बाद है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रपोजल्स टू द यूज़ ऑफ हाइड्रोजन enriched CNG as fuel for buses and public transport, the following statements are correct. Hydrogen enriched CNG as fuel reduces the carbon dioxide and hydrocarbon emissions. This is right. And hydrogen up to 1/5 by volume can be blended with CNG as fuel for buses. तो ये भी रटने वाली बात है, 1/5 लेवल तक आराम से कर सकते हैं, CNG में मिश्रण कर सकते हैं, 1/5 पार्ट हाइड्रोजन का मिला सकते हैं CNG में, ठीक है, विदाउट कैचिंग फायर, और इससे फ्यूल ज़्यादा सस्टेनेबल तरीके से यूज़ कर सकते हैं CNG को। तो ये अच्छा सवाल था, मतलब, ठीक है। तो 1/5 यानी कि 20% आप मिला सकते हो, हाइड्रोजन मिला सकते हो CNG में। कंसर्निंग फ्लाई ऐश प्रोड्यूस्ड बाय द पावर प्लांट्स यूजिंग कोल एज फ्यूल, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स and building constructions, that is correct. Fly ash can be used as a replacement for some of the Portland cement concrete, yes, that is also correct. Then next is, these are the reasons, factors for exposure to benzene pollution. अब इसमें सिगरेट है का, और हाँ, तो ये टोबैको जाएगा सिगरेट वाले में। ऑटोमोबाइल में भी बेंजीन निकलता है, वुड बर्निंग में भी निकलता है, अगर मतलब छोटी मात्रा में होगा, 0.0 कुछ ऐसे होगा, 0.01%, लेकिन होगा ज़रूर। देन यूजिंग वार्निश्ड वुड एंड फर्नीचर, जो नहीं ग्लॉसी लुक देता है पेंट, उसमें भी होता है बेंजीन। यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूरीथेन, ये बेसिकली ये वो होता है फोम, गद्दा जो होता है ना, उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी बेंजीन पोल्यूशन होता है। इसके अलावा अब ये देखते हैं, इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ सीरियल ग्रेन्स एंड ऑयल सीड्स रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स known as aflatoxins, which are not destroyed by the normal cooking process. Aflatoxins are produced by molds. ये अच्छा सवाल था, ठीक है। तो देखो, improperly canned food, बेसिकली वही कह रहे हैं, improperly handling and storage of cereal grains. सीरियल्स को यूजुअली हम लोग कैंस में रखते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई ओपनिंग रह गई, एयर टाइट नहीं रहा, तो उसमें एंड इनफैक्ट ऑयल सीड्स जैसे सोयाबीन वगैरह हो गए, उसको भी जब तुम स्टोर कर रहे हो तो वहाँ पे टॉक्सिन्स लगने के चांसेस हैं अगर इम्प्रॉपर स्टोरेज करोगे। और कैसे टॉक्सिन्स? एफ्लाटॉक्सिन्स, ठीक है। तो एफ्लाटॉक्सिन्स बेसिकली आर कॉज्ड बाय मोल्ड्स एंड दीज आर सो हार्मफुल दैट दे डू नॉट गेट किल्ड बाय इवन बाय कुकिंग। Among bag filter, cyclone collector, cyclone separator and cyclone divider, the following is not an instrumental device to check air pollution. देखो, bag filter is correct and cyclone separator is also correct and collector is also correct. I think cyclone divider जैसा कोई equipment नहीं है, हमने पढ़ा था. This is just to confuse the student, ठीक है. The following statements about radioactive pollution are correct. It causes hereditary change. Yes. It hinders blood circulation. कर सकता है. And it causes carcinogenesis. Cancer करता है, ठीक है. Now recently oil zapper was in news. It is an eco-friendly technology for the remediation of oily sludge and oil spills. The headquarters of International Maritime Organization, that is in London. And by the way, International Maritime Organization was formed in which year? So which IMO was formed in, ये कहाँ गया यार, ये 1948 में बना था, ठीक है. International Maritime Organization. Concerning bio toilets used by the Indian Railways, the following statements are not correct. Not. The decomposition of human waste in their toilets is initiated by fungal inoculum. फंगल नहीं, वो मेरे ख्याल से बैक्टीरियल इनोक्यूलम होता है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ फंगल लिख दिया है. अमोनिया एंड वाटर वेपर आर दी ओनली एंड प्रोडक्ट्स इन द डिकम्पोजिशन विच आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. नाउ दिस इज़ नॉट वाटर वेपर, दिस इज़ सिंपली वाटर, ठीक है. तो अमोनिया एज वेल एज वाटर, दीज टू आर दी ओनली बाई प्रोडक्ट्स
released. और ये IMO, ओके कमिंग बैक, वी वर डूइंग दिस बायो टॉयलेट्स जो इंडियन रेलवेज़ लेके आए थे, उसमें बाई प्रोडक्ट सिर्फ वाटर निकलता है और अमोनिया निकलता है, एंड दैट इज़ बेसिकली डन थ्रू यूजिंग अ बैक्टीरियल इनोकुलम. ठीक है. नाउ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पोल्यूटेंट्स इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो आर्सेनिक तो बहुत है, फ्लोराइड भी है, कुछ जगह पे यूरेनियम भी है. ठीक है. तो ये मत सोचना कि यूरेनियम पोल्यूशन कैसे हो सकता है पानी में, हो सकता है. फ्लोराइड तो वी हैव हर्ड इट मेनी अ टाइम्स. आर्सेनिक तो होता ही है बांग्लादेश वेस्ट बंगाल वाले साइड. नॉक नी सिंड्रोम किस लिए होता है? जब फ्लोराइड कंटामिनेशन बॉडी में हो जाता है. द एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियंस इज इंक्रीजिंग. दिस phenomenon is a cause of concern because the growth of survival of calcareous phytoplankton will be adversely affected. अब ओशियन एसिडिफिकेशन जब हो जाएगा तो कैल्सेरियस फाइटोप्लैंक्टन्स किस प्रकार के? कैल्सेरियस फाइटोप्लैंक्टन्स will be adversely affected and the growth and survival of coral reefs will be adversely affected. ये तो most obvious option है. And the survival of some animals that are phytoplankton larvae will be adversely affected. ठीक है. तो calcareous phytoplanktons is something that I heard for the first time. They will be adversely affected due to ocean acidification. Now, Euro emission norms are emission standards, and these represent a package setting limits for emission from a vehicle. The following gases are covered under this. तो इसमें देखो हम लिखते जा रहे हैं यूरो एमिशंस में ना ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, देन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑल द हाइड्रोकार्बन्स आ जाएंगे इसमें. सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स कवर्ड हैं इसमें. एंड जो PM होता है पार्टिकुलेट मैटर्स, अब उसकी साइज़ नहीं मेंशन है. ठीक है. तो ये चार तो हैं ही, मतलब नॉक्स है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स एंड पार्टिकुलेट मैटर्स. Then to meet the Euro 2 emission standards, the sulfur content in the ultra low sulfur diesel. तो Euro 2 खैर बहुत पुराना हो चुका है, वैसे इस पे आएगा नहीं, बट फिर भी याद कर लो कि डीजल में ना सल्फ़र जितना कम होगा उतना अच्छा है. तो कितना होना चाहिए? 0.05% से भी कम होना चाहिए. ठीक है. ये इससे भी कम होना चाहिए डीजल में. Right. Then in the cities of our country, the following atmospheric gases are normally considered in calculating the value of air quality index. तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. और इसके अलावा भी होता है वैसे. देखो ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कुछ PM वगैरह भी होता है, पार्टिकुलेट मैटर्स. ठीक है. तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये मुख्य गैसेज हैं. इनके अलावा भी हैं, बट मेनली दीज थ्री आर पेड अटेंशन. कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या oxides of nitrogen and sulfur dioxide. National Clean Air Program has been launched by the central government in the year 2019. And the air वाला तो 81 में एक्ट आया था. Carbon monoxide emitted by the vehicles which turn to carbon dioxide by the catalytic converter whose ceramic disc is controlled by, तो इसमें palladium भी होता है और platinum भी होता है या फिर rhodium होता है. तो ये तीन बेसिकली मेटल्स का इस्तेमाल होता है कैटलिटिक कन्वर्टर का. जो मोर हार्मफुल कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसको लेस हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने का काम करता है कैटलिटिक कन्वर्टर, विच इज़ मेड ऑफ पैलेडियम, प्लैटिनम, रोडियम. राइट. देन सॉइल पोल्यूशन इज़ मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड एंटर इनटू द फूड साइकिल. तो दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीज़न भी है. A and R are true and R is the correct explanation of A. According to the latest data of CPCB, this mega city of India generates the largest solid waste per capita annually. तो ये मुंबई है. ठीक है. Now brominated flame retardants are used in many household products like mattresses and upholstery. There is some concern about their use because they are highly resistant to degradation in the environment. अब जैसे कालीन हो गया, गद्दे हो गए, सोफे, तो ये इनको क्या बोल रहे हैं? हाउसहोल्ड अपहोल्स्ट्रीज हो गई, मैट्रेसेस हो गए. ठीक है. इनमें क्या पोल्यूशन है? इसमें ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स होते हैं. ठीक है. और ये बहुत जल्दी डिग्रेड नहीं होते हैं. दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. व्हाट? the material that is utilized in the manufacture of upholsteries and mattresses, they contain brominated flame retardants which are not easily degradable. Then and also they can accumulate in the humans and animals by entering into the food cycle.
then the following statements are correct. Agricultural soils release nitrogen oxides into the environment. Yes, that is correct. Cattle releases ammonia into the environment. Haan. And poultry industry releases reactive nitrogen compounds into the environment. पोल्ट्री इंडस्ट्री भी नाइट्रोजन कंपाउंड्स रिलीज़ करता है. कैटल भी रिलीज़ करता है अमोनिया विच इज़ ऑल्सो नाइट्रोजन कंपाउंड. एंड एग्रीकल्चर सॉइल भी रिलीज़ करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. ठीक है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रॉप रोटेशन इन द फार्मिंग इज़ दैट इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन of soil and soil fertility is conserved and soil erosion is checked. ठीक है. There is some concern regarding the nanoparticles of some chemical elements that are used by the industry in the manufacture of various products because nanoparticles can get accumulated in the environment and contaminate water and soil काफ़ी छुपे हुए तरीके से, and they can enter food chains. They can trigger the production of free radicals. और इससे फिर क्या होगा, इससे एसिड रेन होगा. ठीक है. ओजोन डिप्लीशन भी हो सकता है फ्री रेडिकल के ज़्यादा बढ़ने से. तो इसलिए नैनो पार्टिकल्स का ये ख़तरा है. ठीक. दे कैन एक्यूमुलेट इन द एनवायरनमेंट एंड इतने छोटे होते हैं कि कहीं भी टंगे रहते हैं सस्पेंडेड तरीके से, और फिर दे कैन कंटामिनेट वाटर एज वेल एज सॉयल. दे कैन एंटर द फूड चेन्स एंड ट्रिगर प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स. ठीक है. तो ये हो गया. सल्फ़र का मैंने बता दिया. सल्फ़र कंटेंट इन द अल्ट्रा लो डीजल कितना होना चाहिए, 0.05% से भी कम होना चाहिए. ठीक. फिर ये ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट, ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, दे आर एसेंशियली फाउंड इन अपहोल्स्ट्रीज एंड हाउस होल्ड मैट्रेसेस. ठीक है. तो इतना कर लिया है. अब यहाँ से हमको बस करना है वाटर रिसोर्सेज. ये लास्ट टॉपिक है. सो वाटर इज़ बेसिकली द लास्ट टॉपिक.